धार में मोहर्रम पर्व पर शुक्रवार को शहर के हटबाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े से पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इमामबाड़े से ताजियों को रवाना किया गया। जुलूस के साथ बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हुए। इमामबाड़े से निकला ताजिया जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते भर लोगों ने ताजियों के दर्शन किए। विभिन्न अखाड़ों ने पारंपरिक हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। कई स्थानों पर लोगों ने जुलूस का स्वागत भी किया। दरअसल आपको बता दें, जुलूस के शांतिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार जुलूस की निगरानी करते रहे। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी आवश्यक इंतजाम किए गए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मुहर्रम का ये जुलूस देर रात करबला पहुंचेगा, जहां धार्मिक परंपरा के अनुसार ताजियों का विसर्जन किया जाएगा। इसके साथ ही मुहर्रम की प्रमुख रस्में संपन्न होंगी। पूरे आयोजन के दौरान शहर में शांति का माहौल देखने को मिला। मुस्लिम समाज के लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए परंपरागत तरीके से मुहर्रम की रस्में अदा की। इंदौर विजयनगर में पार्षद द्वारा बोरिंग के दौरान अवंतिका गैस लाइन फट जाने से हादसे का शिकार हुई जिम्मी को बॉम्बे हॉस्पिटल में रखने के बाद आज अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया गया। इस दौरान परिवारजन का कहना था कि पार्षद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता जिम्मी ने भी एयरलिफ्ट होने से पहले पार्षद पर कार्रवाई एवं एफआईआर की मांग की। जिम्मी ने कहा कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा क्या दोष था जो आज मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। पार्षद द्वारा बोरिंग कराई जा रही थी और उन्होंने ये नहीं देखा था कि यहाँ से ही पाइपलाइन गुजर रही है। उस बोरिंग के जब हो रही थी उसी समय एक बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन फट गई थी और हादसा हुआ था। उस हादसे में एक जिमी करके बच्ची जो है वो बहुत बर्न हुई थी, जल गई थी और वो यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में अभी 4 दिन से एडमिट थी। आज उसको एयरलिफ्ट किया गया है। एयरलिफ्ट करके उसको अहमदाबाद हॉस्पिटल में भेजा गया है। उसके परिवार के जनों का कहना है कि एफआईआर अभी तक नहीं की गई है, थाने पे एफआईआर नहीं की जा रही है। इससे उसका पूरा परिवार ही बेहद परेशान नजर आ रहा है और उनका परिवार का कहना है कि थाने पे एफआईआर कुछ रसूखदारों के दबाव में आके पुलिस उनकी एफआईआर नहीं कर रही है। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ पूनम खंडेलवाल की स्पेशल रिपोर्ट। बिना मेरी गलती के मेरे को ये सजा मिल रही है, तो जो इसका गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। पूरा हाथ जल गया, पूरा पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा कैसे होगा, तो बस ये जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ, एक ठेकेदार के खिलाफ और ड्राइवर के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? पार्षद थे, जहाँ तक पता चला है कि पार्षद का ही वहाँ पर बोरिंग खुल रहा था और उसके नीचे गैस लाइन थी, तो वही फटी है। तो पूरी और ना कुछ वहाँ पर बैरिकेटिंग लगी थी, कुछ भी नहीं लगा था। मतलब मैं तो बस क्रॉस हो रही थी और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। मेरी बिल्कुल मतलब 1% गलती नहीं थी और बिना गलती के ये सब भुगतना पड़ रहा है। आपको भी लगता है कि अधिकारी की गलती इसके अंदर, अधिकारी की थी? इंदौर के मतलब जितने भी, मैं तो सबकी मानूंगी, जितने भी यहाँ के कॉर्पोरेशन वाले सबकी समन्वय नहीं बनाया गया और अचानक से काम शुरू कर जी दिया। जी 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 हाँ। मतलब आज तो मेरे साथ हुआ, अब कल किसी और के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरा मतलब मेरा तो ऑन कैमरा रहकर ही काम पूरा वैसे ही रहता है और पूरी स्किन बंद हो गई। मैं काम कैसे करूँगी क्या पता उनको। मतलब मेरे जितने भी गैजेट्स वगैरह पूरी एक्टिवा के अंदर थे, कैमरा, माइक, वो सब पूरा ब्लास्ट हो गया। आईपैड, पूरे एप्पल के आइटम सब ब्लास्ट हो गया।
एज ए कंटेंट क्रिएटर है, जी क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर, क्योंकि अभी आपकी रिकवरी में समय लगेगा, जी जी। अभी कैसी कंडीशन है आपकी? अभी तो कुछ भी अभी वर्किंग में नहीं है हाथ वगैरह, और मेरा तो पूरा बाहर ट्रैवलिंग का ही काम रहता है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 महीने कुछ मैं कर पाऊंगी। इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको क्या सजा होनी चाहिए? सजा बस मैं सही हो जाऊँ, अभी तो मैं सर आपकी बच्ची की जैसे जान पे खतरा आया है, उसको वो बंद हुई है, तो आप महापौर से क्या चाहेंगे, क्या आशा करेंगे आप? ये महापौर से जाना नहीं जाना तो अलग बात है। मेरी बच्ची जो आज इस हालत में है, जीवन से संघर्ष कर रही है वो, और उसकी पूरी बॉडी में मल्टीपल बर्न है। उसका लेफ्ट हाथ पूरी तरह से जल चुका है। डॉक्टर भी कुछ बताने की कंडीशन अभी नहीं है कि अभी कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। आज मेरी बेटी के चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे मल्टीपल बर्न्स, कितना दर्द सह रही है वो। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? क्या चाहेंगे महापौर से? क्या महापौर को पता नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है? महापौर आए आप बच्ची को देखने? महापौर आए थे कल। महापौर पहले से मेरी बच्ची को जानते भी है। मेरी बच्ची समाज सेविका भी है, कई तरह के प्रोग्राम करती है, अटेंड करती है। महापौर खुद जानते हैं उनको। बट सवाल ये है कि महापौर कर क्या रहे हैं, महापौर का कंट्रोल क्यों नहीं है। आज आपके पार्षद इस तरीके से आकर बोरिंग करते हैं, जो कि अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के बोरिंग करते हैं। सरकार ने बोला कि सिलेंडर की कमी है, अवंतिका गैस को बोला सब तरफ पाइपलाइन डाल दो, अवंतिका ने पाइपलाइन डाल दी। तो सुरक्षा के नाम पे क्या किया? आज एक पार्षद को इतना भी समझ नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ है अनुमति ली जाए, वहीं पे बोरिंग कर रहे हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन पड़ेगी, वहीं मेरी बच्ची का जाना हुआ। पहला ब्लास्ट मेरी बच्ची पर आया, उसके बाद बाकी लोगों का आया। तो सबसे ज़्यादा बन मेरी बेटी का हुआ, बाकी लोग इफेक्ट हुए तो कम हुए, बट हुए तो सही ना। आज ज़्यादा भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। अभी भी संघर्ष कर रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये माँ कुछ बोल नहीं पा रही है। ये पूरा परिवार हमारा, ये भाई है बेटी का, मेरा बेटा है, मैं पिता हूँ, ये पूरा हमारा परिवार है। तो प्रशासन से मेरा कहना है कि आखिर जवाबदारी कौन लेगा? आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, 24 घंटे बीत चुके हैं, आज तक हमारे हाथ में एफआईआर नहीं। एक्शन लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अदरवाइज इस तरीके से आज यहाँ पर हुआ है, कल फिर होगा, कल आपके साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो आप ये किस उनको नहीं तरह बोलना की कार्रवाई चाहते हैं पार्षद पर? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मतलब इस तरीके से जो हालत हुई है बच्चे की, उनकी वजह से हुई है, तो क्या एफआईआर और गिरफ्तारी से कम कोई सजा हो सकती है इसमें? चाहे वो पार्षद हो, चाहे बीजेपी की सर, हम खुद बीजेपी के लोग हैं, हम बीजेपी को वोट देते आए हैं, आज तक उसमें कोई बुराई नहीं है, हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो हमारे साथ कहाँ है? वो हमारे साथ कहाँ है? क्या हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है? आम इंसान की कोई कीमत नहीं है? जान की कोई कीमत नहीं है? आज मेरी बेटी इतनी बहादुर है, जिसकी वजह से बच पाई है, वो अकेले खुद इस हालत में इतनी इंजर होने के बाद खुद हॉस्पिटल आके एडमिट हुई है। कोई कर सकता है ऐसा? हमारे शरीर में राजनीतिक ब्लड है, वो हमें सिखाया गया है, इस वजह से हमें ताकत है। मुझे बेहोश करवाओ आप, इतना दर्द उसको, पूरे दोनों हाथ उसके नीचे, मतलब इतनी सुंदर बेटी मेरी, लेकिन आज उसकी ऐसी दशा हुई कि वो देखने लायक भी ना हो। लग रहा और कोई होता तो मैं नहीं समझ सकता था कि वो आदमी हम नींद नहीं आती पूरी रात, हम तो आते ऊपर नीचे आते नहीं, हम लोग सोए हैं। और सारा काम छोड़ के पूरा परिवार हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या मतलब होता है इस चीज़ का? अननेसेसरी ना। तो ये किसकी लापरवाही से हुआ है और किसी वजह से? तो जो मामला हुआ है उसमें ये है कि अवंतिका गैस के सब जगह चेतावनी है, और वहाँ बोरिंग हुई है। बोरिंग होने के बाद चेतावनी का नज़रअंदाज किया गया है, कलेक्टर के रूल को नज़रअंदाज किया गया है। 30 जुलाई तक का स्टे लगा हुआ है, फिर भी इन्होंने बोरिंग करवाई है। और जिनका भी निकलना, 4 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित वो बच्ची है, जिसका अभी अंदर इलाज चल रहा है। आप उसकी हालत देखोगे, अभी वो 4 महीने तक के उठ नहीं पाएगी, उसका काम पूरा बंद हो गया है ना, लोग उसको जानते हैं, उसका फेस खराब हो गया है। ये चीज़ की भरपाई कोई प्रशासन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, ये आम इंसान अगर कोई करता तो रात में उसको पुलिस उठा लेती है ना, उसको रिमांड में लेती। पर ये क्या चीज़ है कि अभी तक एफआईआर नहीं हो रही है, और अभी तक के किसी को भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। जांच चल रही है। ऐसे में तो मामला ठंडा हो जाएगा और जांच चलती रहेगी। हाँ, अगर ये नगरीय प्रशासन मंत्री अपने कैलाश विजयवर्गीय जी है, उनके बेटे के साथ ऐसा हो जाता तो वो क्या जांच ही चलाते रहते क्या? हाँ, और इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? गलती किसी और की है और भुगत रही वो बच्ची है। ठीक है, इसका सब नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नेता हंस भी रहे हैं। पार्षद जी कल आए थे तो हम उनको बता रहे थे कि हमारी पीड़ा क्या है, तो पार्षद जी हंस रहे थे। हाँ, तो आपकी गलती है, भुगत रही वो बच्ची है, और आपको शर्म भी नहीं आ रही है ना? बल्कि इस्तीफा देना चाहिए पार्षद को इस चीज के ऊपर।
हाँ, अभी भागीरथपुरा वाला कांड हुआ था थोड़े दिन पहले, है ना, उससे इन्होंने सीख तो नहीं ली और ये अभी नई चीज होने लग गई है ना। आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। नाम का स्वच्छ भारत है, यहाँ लोग सेफ महसूस नहीं करते हैं। रजत प्रताप सिंह राठौर। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित सेफ क्लिक 2.0 साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत लॉयंस जूनियर कॉलेज बनावर में छात्र छात्राओं के लिए साइबर अपराधों से बचाव एवं डिजिटल सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीओपी बनावर ब्रजेश कुमार मालवीय, एस ऑफिस आरटीआई साइबर पुलिस थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान एवं लॉयंस जूनियर कॉलेज बनावर के प्राचार्य एसडी पाटीदार ने साइबर सुरक्षा पर अपने विचार साझा करते हुए टीचर्स एवं बच्चों को वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, फेक प्रोफाइल, डिजिटल अरेस्ट तथा बैंकिंग फ्रॉड आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराए। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, मजबूत पासवर्ड बनाने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोपनीयता बनाए रखने एवं साइबर सुरक्षा के विभिन्न उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। उपस्थित विद्यार्थियों ने साइबर अपराधों से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका अधिकारियों द्वारा सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य सुखदेव पाटीदार, थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को साइबर खतरों के प्रति जागरूक बनाना तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। धार पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं तथा साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें। साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। साइबर थ्रेट्स बहुत आसान और इसके बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं। दोनों व्यक्ति हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी जानकारी आपसे शेयर की थी सुबह से लेकर शाम तक। जैसे बहुत सारे केस जो व्यावहारिक नॉलेज है उसमें किस प्रकार के केस होते हैं, उसमें क्या धाराएं कर सकती है, ये बहुत अच्छे से उन्होंने आपको बताया है। कोशिश करें कि वहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़े। कभी कभी फ्रॉड हमारे साथ हो जाता है और कभी बुद्धि करते हैं, जाने में या अनजाने। केवल पैसे के लेन देन से नहीं होता है, कुछ कंटेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लीगल, यदि आपने उसे सर्च किया तो भी फ्रॉड। इंदौर जिला अभिभाषक संघ जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए 25 जून 2026 को जिला न्यायालय परिसर में सुबह से ही जोरों शोरों और भारी उत्साह के साथ मतदान संपन्न हुआ। इस चुनाव में नई कार्यकारिणी चुनने के लिए 5411 अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर जूनियर से लेकर सीनियर वकीलों में जबरदस्त रोमांच और हलचल रखी गई। चुनाव और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी प्रमुख जानकारियां नीचे दी गई हैं। मुख्य चुनावी मुकाबले और उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर अष्टकोणीय मुकाबला। इस बार अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जिसमें राजेश खंडेलवाल, रविंद्र सिंह गौड़, राकेश पाल, गोपाल कचौलिया, श्रीराम भदौरिया, मनोज वर्मा और एल यादव सहित कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर उम्मीदवारों की पूरी सूची देख सकते हैं। दरअसल सचिव पद की दौड़, सचिव पद के लिए अमित पाठक, रोहित दांत्रे, भूपेंद्र साहू, विशाल राम टेके और धर्मेंद्र गुर्जर के बीच सीधी टक्कर है। महिला आरक्षण, इस बार कोषाध्यक्ष का पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया गया है, जिसके लिए 5 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी के 21 पदों में से 2 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। चुनाव की खास बातें और व्यवस्थाएं, डिजिटल और व्यक्तिगत प्रचार, निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आचार संहिता लागू करने के कारण कोर्ट परिसर में पोस्टर, बैनर या पंपलेट बांटने पर पूरी तरह रोक रही। उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत संपर्क का सहारा लिया। वकीलों के मुख्य मुद्दे, इस बार वकीलों ने कोर्ट परिसर में बैठने की समुचित व्यवस्था, शेड निर्माण, पार्किंग और आधुनिक लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को मुख्य मुद्दा बनाकर वोट किया है। मतगणना, मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम 6 बजे से मतों की गिनती, मतगणना शुरू करने का कार्यक्रम तय किया गया। मतों की गिनती एसोसिएशन हॉल में और कार्यकारिणी सदस्यों के मतों की गिनती लाइब्रेरी हॉल में की जा रही है।
और क्या, और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद है हमारे इंदौर शहर के जिला कोर्ट में। यहाँ पर जो वकीलों को लेकर, अभिशासकों को लेकर जो यहाँ पर चुनावी प्रतिक्रियाएं चल रही है, आइए हम इस मामले में यहाँ पर इनसे बात करना चाहेंगे। चुनाव वैसे तो 2 साल में होना चाहिए, हमारी शुरू से मांग रही है, और अभी मैं तो यही कहूँगा 2 साल का होना चाहिए। 1 साल में हर साल चुनाव हो जाते हैं और 3-4 महीने आदमी चुनाव में लग जाता, 3-4 महीने स्वागत सत्कार में लग जाता और कोई कुछ कर नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले तो ये जो चुनाव हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं, चुनाव हो रहा है बहुत, उससे मतलब स्टेट बाहर ने कहा तो यहाँ चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही इस चुनाव को 2 साल में होना चाहिए, ये ज़रूरी है और इसके लिए प्रयास रहता है और इसके लिए मैं पूरी तरह संघर्ष भी करूँगा व्यक्तिगत रूप से। और अभिभाषक तो अधिकतर मेरे से संबंधित है, जानते हैं मुझे, मेरे कहना ही मानते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी जो ये बनेगी, कार्यकारिणी बनेगी, जो भी बनेंगे इसमें अधिक अपना पदाधिकारी बनेंगे। उससे मैं कहूँगा कि 2 साल का एक ये, एक दूसरा कि यहाँ पे वकीलों को जो है जो स्थिति है वो 25,000 रुपये मतलब उसमें देते हैं, किसी को कुछ हो जाए 10,000 से 25,000 के, यहाँ पर उसको भी 1 लाख तक कोशिश करेंगे कि 1 लाख रुपये तुम किसी का भी कोई गमी हो, कुछ हो जाए, किसी को समस्या हो तो उसको 1 लाख। इसके साथ ही जो नए वकील आते हैं उनको 15-20 हज़ार रुपये महीना देना चाहिए, उनका, क्योंकि नया वकील आता है एकदम जमता नहीं है, वो काम कर नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ें जो नए पदाधिकारी बनेंगे, जो नई कमेटी बनेगी, उसके सामने रखेंगे अपन और कोशिश करेंगे कि उनको पूरी तरह उनको समझाएं और इस चीज़ को लागू करवाएं। आपका परिचय? मैं दिलीप राजपाल एडवोकेट भी हूँ और सेंट्रल मिनिस्टर का भी स्टेटस रहा, स्टेट में रहा, मध्य प्रदेश में भी रहा स्टेटस। चुनाव का माहौल है, इसके बारे में आपका क्या है? इंदौर जिला कोर्ट में अभिभाषकों के चुनाव, आज का दिन एक बहुत ही त्योहारों का दिन होता है जब इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव होते हैं। इसमें सभी उम्मीदवार जो अभिभाषक होते हैं अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। अभिभाषकों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे बार की जो सदस्यता जिनकी होती है वही व्यक्ति अभिभाषक यहाँ मतदान करता है। काफ़ी गहमागहमी के बीच आज का चुनाव है। काफ़ी मतदाता अभिभाषक इंदौर बार अभिभाषक संघ में हो चुके हैं। वर्तमान में अध्यक्ष के भी काफ़ी दावेदार हैं और सभी में संघर्षशील मुकाबला है। अभिभाषक के हित में जो काम करता है, अभिभाषकों की समस्या का जो समाधान करता है, वो सदा जो जुड़ा रहता है, ऐसे अभिभाषकों को ज़्यादा महत्व मिलता है इस चुनाव में। और वैसे मैं मानता हूं कि विजय भी वही उम्मीदवार होते हैं जो हमेशा अभिभाषकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आपका परिचय? मैं ईश्वर चौहान एडवोकेट, इंदौर जिला कोर्ट इंदौर में वकालत करता हूं, मध्य प्रदेश। कोर्ट के अंदर जो आज चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो अपनी मातृ शक्ति है, महिला शक्ति है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, इसके बारे में आप? आज जिला कोर्ट के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए एक अलग लाइन बनाई गई है और बुजुर्गों के लिए एक अलग लाइन बनाई गई है, जिसमें जो युवा अधिवक्ता हैं उनको एक अलग से व्यवस्था दी गई है। पहले क्या होता था कि सबकी कॉमन लाइन होती थी जिसमें काफ़ी समय लगता था। इस बार थोड़ी व्यवस्था निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत अच्छी की गई है, जिसमें तीनों को अलग अलग उसमें बांट दिया है, तो बहुत जल्दी निर्वाचन हो रहे हैं और सतत अब तक जो निर्वाचन हो रहे हैं। और भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है, जिसका उपास है जिन महिलाओं का, उनके लिए फरियाली भी रखा गया है और जिनका साधारण भोजन, उनके लिए साधारण भोजन अब तक वो। आपका परिचय? मैं एडवोकेट अभिषेक चामक सवार। चनावद में अखिल भारतीय सर्व समाज समरसत्ता संगठन द्वारा पद ग्रहण एवं दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन सनावद समीप इपुन पुनर्वास में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री लक्ष्मण खेड़े जी उपस्थित रहे। उनके कर कमलों द्वारा संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दायित्व सौंपे गए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैसवार जी, निमाड़ प्रभारी कैलाश कंवर जी, खरगोन जिला अध्यक्ष मौसम वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष संतोष हिरवे जी, जिला मंत्री श्री सुरेश सावले जी, श्री रोहित कनाडे जी, जिला उपाध्यक्ष श्री राकेश सावले जी, पुनासा तहसील अध्यक्ष सूरज माली जी, इंदौर जिला अध्यक्ष लखन यादव जी, देवास जिला अध्यक्ष रोहित पिपले जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री दिलीप हिरवे जी एवं खरगोन मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र सागोरे जी सहित अनेक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी समाजों को एक सूत्र में जोड़कर सामाजिक समरसत्ता, आपसी भाईचारा एवं विकास की दिशा में कार्य करना है। उपस्थित वक्ताओं ने संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए समाज हित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। जोबट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जामनी में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 7 लाख रुपए की लागत से स्थापित नवीन विद्युत ट्रांसफार्मर का लोकार्पण विधायक सेना महेश पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल, नगाड़ों, फूलमालाओं एवं पारंपरिक स्वागत के साथ विधायक का अभिनंदन किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, आपने मुझे चुना है, मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी। क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करती रहूंगी। विधायक ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। लगातार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं से लाखों विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं के सपने टूट रहे हैं। सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्ग सभी महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं। विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के अधिकारों और हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी तथा जोबट विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि क्षेत्र की बिजली, सड़क, पानी और अन्य मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगी। आज ग्राम जामनी के धौलानी फलिया में उपस्थित हमारे विक्रम भाई, सरदार भाई, अरविंद भाई, सोनू भाई, वीर सिंह भाई, उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता, मेरे माताएं बहनें, मेरे आदिवासी समाज के सभी भाइयों बहनों, आप सभी को आज इस धौलानी फलिया में डीपी उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और जिस प्रकार से सभी ने जो बताया कि हमारा जो अरविंद भाई है, यहाँ का आपका सरपंच, ये हमेशा से आपके फलिया का नाम धौलानी फलिया करके बार बार मेरे को लेटर लिखते थे कि मेरे धौलानी फलिया में डीपी चाहिए, लाइट नहीं है, डीपी चाहिए। तो इनकी बात, ये सरपंच है, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। इनकी बात सुनकर मैंने लेटर लिखा और आज आपके ये धौलानी फलिया में ये 7 लाख की डीपी लग के तैयार हो गई है ना। 7 लाख की डीपी लगी है और ये 7 लाख की डीपी लगने के बाद आपके हर खेत तक लाइट पहुंचेगी, मोटरें चलेगी और मोटरें भी चलेगी, खेत तक लाइट पहुंचेगी तो आपके खेतों की उपज बढ़ेगी। गेहूं, चने सब आप लोग डालने में सक्षम हो जाओगे। अब लाइट मिल गई तो अब हमको हमारे खेतों में अच्छी मेहनत करना पड़ेगी, है ना। तो ये 7.5 लाख की जो डीपी है, इसको लगाने के लिए कई सालों से कितने नेता आए न गए, भाजपा के नेता आते न जाते और झूठे झूठे वादे कर देते कि रोड बना रहे हैं, कई डीपी लगा रहे हैं, न कई तो ऐसे खाली नारियल फोड़ के चल गए। क्या कई कितने नारियल फोड़ के माधव सिंह दादा चल गए, न कई विशाल रावत नारियल फोड़ते न चलते, न यहाँ डीपी भी नहीं दिखे, न कहीं रोड भी नहीं दिखे। तो ये भाजपा का काम ऐसा है। और कांग्रेस का काम कैसा है, पहले डीपी लगाएगी, आप सबको पहले बुलाएंगे, आपके सामने डीपी का भूमि पूजन करवाएंगे
उसके बाद में हम नारियल फोड़ते। हम करके बताने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और भाजपा के लोग नारियल फोड़ के भगते, नारियल फोड़ के भगते। काम तो होता नहीं उनका, क्या उनको नारियल फोड़ने का शौक है और हमको काम करके बताने का शौक है। तो ये भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है कि हम वो डीपी लगाई उसका नारियल फोड़ेंगे, हम रोड बनाएंगे तो उसका नारियल फोड़ेंगे, लेकिन भाजपा काम नहीं करेगी, सिर पर नारियल फोड़ने का काम करती है। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो अब आप समझ सकते हो ना कि जो हमको काम हमारी जमीन पे दिख रहा, जो दे रहा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और आपने शुरू से कांग्रेस का साथ दिया है, आगे भी आपके सपोर्ट से कांग्रेस का ही विधायक बनेगा, है ना। ये मैं आपको बोलने आई हूँ। आज सुनो, आज आपके गांव में, शांति से पहले सुन लो, आपके गांव में अभी अरविंद भाई ने बोला है, अरविंद भाई ने बोला है कि 2 फलिया और छूटे हुए हैं, 1 फलिया में रोड का काम करवाना है, 2 फलिया छूटे हुए हैं। तो इसके पहले भी 1 डीपी लगा दी, 1 डीपी और इन्होंने लगवा ली। इसके बाद में जो भी फलिया छूट गए हैं वो भी बहुत जल्दी रोड का भी काम करेंगे और डीपी लगाने का भी काम करूंगी। और 1 रोड भी दिया आप लोगों को लिमड़ी फलिया में, ठीक है। तो 2-2, 3-3 काम हर गांव में बांट रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी गांव वंचित ना रहे, इसलिए 2-3 काम तो मिल गए हैं। अभी हेडपंप की भी बात चल रही है। हेडपंप में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही कि कलेक्टर मैडम ने एक बात बोली है कि जहां 100 से 80 मकान या 150 मकान होंगे वहां पे हेडपंप खनन किया जाएगा। लेकिन हम आपकी परिस्थिति को देखते हुए कम से कम 50 मकान भी होंगे तो मैं हेडपंप खनन करवा दूंगी, उसकी भी चिंता बहनों आप मत करना, ठीक है। और अब आप सब मेरे को ये बताओ कि हमारी जब कांग्रेस की सरकारें, हमारी अपनी कांग्रेस की सरकारें थी तो हमारे बच्चों की नौकरियां लगती थी कि नहीं लगती थी? फले नौकरियां लगती थी कि नहीं लगती थी? घर फले हर एक घर से 2-2, 3-3 नौकरियां लगती थी। कांग्रेस वाले नौकरी लगाने का काम करते थे और बीजेपी वाले नौकरी उजाड़ने की काम कर रहे। अभी आज की तारीख में आज हमारा किसान, आप सब किसान भाई हो, आज हमारे किसान भाई खाद बीज के लिए 15-15 दिन, 1-1 महीने तक लाइन में लग के खड़े हो ले, लेकिन खाद बिल्कुल 2 थैली मिल रहा, किसी को 1 थैली मिल रहा। तो क्या हम इतनी बड़ी जमीन लेके बैठे तो क्या 2 थैली ने 3 थैली से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो ये भाजपा की सरकार हमको 2 थैली और 1 थैली में निपटाने में बैठेली। और हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई हमारा जो जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल, रसोई, जो गैस की टंकी वो 350 रुपए में कांग्रेस की सरकार में मिलती थी और खाने का तेल 25 रुपए लीटर मिलता था और मात्र डीजल 35 रुपए लीटर, पेट्रोल 50 रुपए से ज्यादा 1 लीटर के पैसे नहीं बढ़ाते थे। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई आप सब देखो, भाजपा के राज में डीजल कितना हो गया? 125 रुपए लीटर। पेट्रोल कितना हो गया? 125 रुपए से भी ऊपर लीटर। और गैस की टंकी कितनी हो गई? 1000 से 1100 रुपए 1 टंकी के। और खाद बीज का भाव और खाद बीज की स्थिति क्या हो गई? हमारे किसानों की कमर तोड़ दी। और हमारे जितने भी पूरे देश के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे जितनी भी परीक्षा देते हैं वह सभी परीक्षा कैसे, किस प्रकार से वापस से फेल करते, वापस से लीकेज करते। आपने देखा होगा, नीट की परीक्षा हो और दूसरी अन्य परीक्षा, हमारे बच्चे मेहनत करते रात दिन, लेकिन परीक्षा देने के जाते समय परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो भाजपा की सरकारें हैं, ये सरकारें हम सब आदिवासी और सभी वर्गों को कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, जिसका उदाहरण आज सबके सामने है। महंगाई, किसान, युवा सब परेशान है इनसे, और कितना परेशान है आप सब भी जानते हैं। और हमारे इस अलीराजपुर जिले में तो पूरे लोग बेचारे अपना आदिवासी
पलायन करने चल जाते, गुजरात चल जाते। तो आप समझ सकते हो ना कि हमारे साथ जो हमारा भला करे ऐसे लोगों को वोट देना है आपको। जो हमारा अधिकार को छीन के ले जाए ऐसे लोगों को वोट नहीं करना। और वो लोग है भाजपा वाले। भाजपा वाले ऐसे लोग हैं जो हमारा अधिकार छीनने का काम करते। आप सबको मालूम होगा, जब मैं विधायक बनी और आपकी आवाज जमीन की मैंने विधानसभा में उठाई थी, और आज हमारी आपकी अपनी जमीन बची हुई है। अगर भाजपा वाले होते तो यह आपकी जमीन अधिकरण वाला, भूमि अधिकरण वाला काम अभी बड़ी बड़ी कंपनियां आके लग जाती और आपकी जमीन छीन लेते। लेकिन मैंने आपकी अपनी आवाज बन के विधानसभा में लड़ाई लड़ी और आज आपकी जमीन आपके हाथ में है। वरना आपको सब उजाड़ देते, गुजरात भेज देते, कहीं स्थापित कर देते और हमारी अपनी जमीन पे ये लोग फैक्ट्रियां लगा लेते। तो ये आपकी लड़ाई में लड़ रही कि नहीं लड़ रही? लड़ रही कि नहीं लड़ रही? तो फिर आपको किसके साथ खड़ा रहना चाहिए? कांग्रेस के साथ खड़ा रहना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस के साथ खड़ा रहना। हमारी पुरानी कांग्रेस, इंदिरा माई की कांग्रेस, राजीव गांधी की कांग्रेस, और कांग्रेस हमारे आदिवासी गरीबों की कांग्रेस। और भाजपा आज हमको 2 ठेली के लिए लाइन लगा के खड़ा कर रखा। तो आपको समझना पड़ेगा, किसी की बात में नहीं आना अपने को, समझ रहे? हाँ, तो इसलिए मैं आज ये आपकी ये 7.5 लाख रुपए की डीपी का उद्घाटन कर रही हूँ। इसके पहले भी एक डीपी का उद्घाटन किया, रोड भी बनवाया, हेडपंप भी बना के दूंगी। और आप कि हमको ये जो जिस प्रकार भाजपा लूटने का काम करती और ये टोकन सिस्टम चालू कर रखा, तो भाजपा की सरकार को मैं बता देना चाहती हूँ कि ये टोकन सिस्टम हट जाए। टोकन सिस्टम हट जाए और कम से कम हमको 5 थैली 6 थैली हमारा खाद मिल जाए तो हमारे खेतों की पूर्ति हो जाएगी। कम से कम 5 से 6 थैली भी खाद बीज हमें मिले तो मैं ये आपकी बात विधानसभा में भी उठाऊंगी। आपकी आवाज बनकर विधानसभा में आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी। और आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आप सबने बहुत मान सम्मान किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो वहां पे चलो।